अगर आप लोगों ने गलती से भी इस वीडियो पर एक बार क्लिक कर दिया है तो बस इस मांगा की हल्की सी स्टोरी लाइन को सुनने के बाद आप लोग इस वीडियो को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि इस मांगा की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी ही है। तुम ही बताओ आखिरकार क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा भाई जो कि सालों पहले गायब हो गया था वो असल में एक दूसरे ही वर्ल्ड के अंदर, जिसे ओबिलिस्क कहा गया है, उसके अंदर जी रहा था, बट फिर भी उसके कुछ अपनों ने ही मिलकर उसे वहां पर खत्म कर दिया हो। लेकिन इसके बारे में तुम्हें जरा भी हिंट ना मिल पाए, पर एक दिन तुम्हें अचानक से उसकी डायरी मिलती है जिसमें उसकी मौत और उस दुनिया के राज लिखे होते हैं। तब तुम डिसाइड करते हो उस रास्ते पर चलने का ताकि तुम उसका बदला ले सको। यही कहानी है योनवू की, एक इंसान जो कि अपनी दूसरी जिंदगी सिर्फ बदले के लिए जीता है। तो बस अब बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए हुए अपनी मांगा को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं मांगा एक्सप्लेनेशन बाय एनिमे SY01। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जिसके अंदर एक पर्सन बैठकर अपने हाथ पर रखी हुई उस फोटो फ्रेम को निहार रहा होता है। एंड हाँ, यही हमारे मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है। जिसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बताता है, सोचो ये कितने दुख की बात है, 5 साल में पहली बार मुझे उसके बारे में पता चला था, बट फिर भी वो कितना ज्यादा दुखद था। जितना बोलते हुए हमारा सीन शिफ्ट होता है 3 साल पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की मदर जो कि अब खत्म हो चुकी होती हैं, वो उनके फ्यूनरल पर आया होता है। जिस पर फिर वो बताता है, मेरी मदर जिन्हें उसकी बीमारी के बारे में पहले से पता था, उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी मेरे लापता भाई को ढूंढने में लगा दी। लेकिन वहीं साथ में खड़े हुए रिलेटिव्स मेन प्रोटैगनिस्ट को संभालते हुए बोलते हैं वो काफी ज्यादा टाइम से बीमार थी, लेकिन अब वो एक बेहतर जगह चली गई हैं। जिसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक रूम में आता है जहाँ पर उसके भाई के लापता के पोस्टर्स काफी ज्यादा रखे होते हैं, पर उसके बाद वो इन सभी को वहीं पर छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगता है। जिस पर वो बताता है कि मैंने अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए उम्मीद छोड़ ही दी और मैं कोरिया से भी चला गया, क्योंकि मैंने खुद ही अपना नाम अफ्रीका जाने वाले सोल्जर्स में लिखवा दिया था। जिसके बाद मेन प्रोटैगनिस्ट एरोप्लेन में बैठे हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे ये यकीन है कि मेरे पास दोबारा कोरिया आने का कोई भी रीजन नहीं रहेगा। इतना बोलते हुए हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अचानक से एक बॉक्स को ओपन करता है और फिर वो याद करता है जहाँ पर इस बॉक्स को देते हुए किसी ने बोला था, जिस पल हमें तुम्हारा भाई मिला था ये वो चीजें थी जिन्हें वो तब तक गले लगा रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का भाई एक वॉरियर ड्रेस पहनकर खड़े होता है, एंड साथ ही साथ उसके अंदर एक वॉच भी होती है। जिस चीज को देखने पर मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है, क्या मेरा भाई कोई मूवी शूट कर रहा था? और ये पॉकेट वॉच, ये तो वही प्रेजेंट है जो कि मैंने उसके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए गुड लक के तौर पर दिया था। इतना बोलते हुए मेन प्रोटैगनिस्ट उस वॉच को फ्लिप करता है जिसके ऊपर सेम वही नाम लिखा होता है। एंड ऐसा करने के साथ ही अचानक एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर कोई बोलता है, अरे हाँ, जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे सच में इस घड़ी की जरूरत थी, तुम्हारा शुक्रिया हुआंग। इतना बोलने के साथ हुआंग का छोटा भाई इस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद फिर हुआंग बोलता है, इस तरीके की चीजें एक डिजिटल वॉच से काफी ज्यादा स्टाइलिश होती हैं, बताओ आखिरकार मेरी इस सोच के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जिस पर फिर हुआंग का छोटा भाई बोलता है, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये उस पर कारीगरी क्या है? JW से तो मेरा नाम हो गया, लेकिन ये CH क्या है? जिस पर हुआंग बोलता है, क्या CH से तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुम्हारा सरनेम है। जिस पर हुआंग का छोटा भाई बोलता है, अरे नहीं, चा का स्पेल तो CHA होता है ना। एंड अब इस सिली मिस्टेक को सुनते हुए हुआंग सच में बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। रुको, ये क्या गलती हो गई, मुझे ये वापस दो, मैं इस स्पेलिंग के लिए उस पर कंप्लेंट करूंगा। जिसके बाद वो इमीडिएटली इसे सही करेगा। लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद हुआंग का छोटा भाई बोलता है, अरे छोड़ो भी, रहने दो, बस मैं इसे अपने साथ रखूंगा। अगर कभी मुझे मेरा नाम लिखने की जरूरत पड़ी तो बस मैं इसे CH के तौर पर लिख सकता हूँ। अब ये सब कुछ सोचते हुए सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड हुआंग भी इन सभी चीजों को सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर तभी अचानक से उसकी नजरें उस वॉच की सुई पर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद वो बोलता है, रुको, क्या ये टूटी हुई नहीं थी? अब इतना सोचने के साथ ही अचानक से हुआंग को एक काफी ज्यादा डार्क आवाज आती है, मेरे ये उस भाई के लिए है जो कि एक दिन इस जर्नल को पकड़ेगा। एंड अब इस डीप आवाज को सुनने के बाद अचानक से हुआंग शॉक होते हुए खड़े हो जाता है, पर वापस से वो आवाज कंटिन्यू होती है, जब तक तुम इसे पकड़ोगे तब तक मैं शायद इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहूंगा। एंड अब वापस से इस आवाज को सुनने पर हुआंग और भी ज्यादा घबराने लगता है, रुको, ये मेरा कोई इल्यूजन नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज सेट भी नहीं है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? पर तभी वापस से आवाज कंटिन्यू होती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई थी, है ना? मैं तो बस कुछ मेडिसिन लेना चाहता था जिससे मैं अपनी मदर का इलाज कर सकूं, और मैंने सोचा था कि मैं बहुत जल्दी ही वापस आ पाऊंगा, लेकिन मैं इस तरीके से भटकता चला गया। अब वापस से इस डीप आवाज के साथ एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है अक्टूबर 9 2013 से, जहां पर हुआंग का छोटा भाई बताता है, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था किसी स्ट्रेंजर से जिसके अंदर लिखा था, अगर तुम
ओबिलेस्क के अंत तक पहुंच जाते हो तो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो? यस और नो। अब ये सब्जेक्ट मैटर इतना ज्यादा स्ट्रेंज था कि मैं इसे स्पैम भी नहीं कह सकता था, एंड मैं इसमें पार्टिसिपेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। आमतौर पर मैं इसे थोड़ा नजरअंदाज कर देता, लेकिन हॉस्पिटल के कमरे में जो मेरी कमजोर मदर थी, मेरी नजरें उन पर पड़ गईं, तो मैंने बस ये सोचकर हाँ कर दिया कि शायद से ये सच हो। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अचानक से हुआंग का छोटा भाई उस पार्टिसिपेशन में एग्री कर देता है, और फिर वो बताता है कि अचानक से उस दिन के बाद से मुझे बहुत ज्यादा अजीब से सपने आने लगे। अक्टूबर 12, 2013 ये डेफिनेटली कोई सपना नहीं था, मैं सच में उस रियलिटी के अंदर चला गया। मुझे पक्का याद है वहाँ पर एल्फ और ड्वार्फ जैसी प्रजातियां मौजूद थी, मतलब लगभग एक ऐसी दुनिया जहाँ पर और क्रोल और ड्रैगन आत्माएं घूमती थी, और इन सभी के बीच में एक टावर था, सन गोड्स टावर। यहाँ तक की अफवाह तो ये भी थी, अगर तुम ओबिलिस्क के टावर को पार कर लेते हो तो तुम खुद ही एक भगवान बन जाओगे। हालांकि मेरी दिलचस्पी सिर्फ उस टावर के अंदर रखी हुई उस मेडिसिन के ऊपर थी, जो कि एक एलिक्सर के फॉर्म में टावर के अंदर रखी हुई थी। अब बारी आती है 28 अक्टूबर 2013 की। मैंने एक खुले विचार वाले लोगों के साथ मिलकर टीम बनाई और टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि अगर मैं इस जगह को कंपेयर करूं अपने रियल वर्ल्ड से, तो यहाँ की जगह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं थी। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है 9 नवंबर 2013 पर। अब मैंने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। मुझे बस शायद से सिर्फ 6 महीने इस जगह पर पूरे तरीके से स्ट्रगल करना होगा, जिसकी वजह से मैंने अपने रियल वर्ल्ड से पूरे कनेक्शंस कट कर लिए। अपडेट आ चुकी है 1 दिसंबर 2013। हमारी टीम अब आर्टिया है, और ये आर्टिया हर एक्सपेक्ट में बिल्कुल बढ़िया है। अपडेट हो चुकी है 7 सितंबर 2014। हमारे जीतने की रफ्तार अचानक से कम हो गई, जिसकी वजह से हमें एक साल लग गया। अपडेट है 11 नवंबर 2014। अचानक से हमारा हाई रैंक के क्लैन के साथ झगड़ा शुरू हो गया, जिस वजह से हमारी जीतने की रफ्तार में अचानक से रुकावट आ गई। अब है 31 फरवरी 2015। हम लोग एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से हम लोग वापस से वॉर में जा रहे हैं। अपडेट बदलती है 2020। एक ऑपोजिट क्लैन जिसके साथ हमने जस्ट अभी अभी एग्रीमेंट किया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। 4 मार्च 2016 मैं किसी के साथ लव में पड़ गया। अब यहाँ पर डायरी को रीड करते हुए वांग इन सभी चीजों को अपने सामने होते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है 19 सितंबर 2016। हमें वापस से एक और वॉर में जाना पड़ा। 2 जनवरी 2017। अभी भी लड़ाई स्टार्ट हो रखी है और सभी लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 6 जून 2017 क्लैन के अंदर झगड़ा होने की वजह से एक गद्दार सामने आ गया, जिसकी वजह से सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। 1 जुलाई 2017 मेरा शरीर अचानक से भारी होता जा रहा है, क्योंकि मैं किसी चीज से एडिक्ट हो गया। 30 अक्टूबर हमारे आधे से ज्यादा क्लैन के मेंबर हमें छोड़ चुके हैं। हमारा क्लैन भी अब धीरे धीरे कभी कभी हार जाता है, और मेरी बॉडी कंडीशन डिस्ट्रॉय होने लगी है। अब है 1 नवंबर। जिस लड़की से मैंने प्यार किया था, उसने मुझे पीछे से स्टैब कर दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरी बॉडी धीरे धीरे खराब होने लगी है। ह्योंग, मैं तुम्हें सच में मिस करने लगा हूँ। आखिरकार चीजें कहाँ से गलत होनी शुरू हो गई थी। अब है 28 फरवरी 2018। आज के दिन एलेक्सर मेरे पास है, लेकिन मैं इसे घर नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज दुश्मनों से घिर चुका हूँ। तभी मुझे पता चला इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी तरफ है। हालांकि मैं इन लोगों को ये नहीं दिखा सकता कि मैं कमजोर हूँ, इस वजह से मैं अपने पीछे ये सभी बातें छोड़ रहा हूँ। मुझे यकीन है अगर तुम ये सारी बातें सुनोगे तो तुम ये एलिक्सर लेकर मदर तक पहुंचा दोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना ह्योंग? तभी हम देखते हैं कि अचानक से पास्ट मेमोरी थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। ह्योंग अब इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वापस से वो अचानक घड़ी को पीछे की तरफ घुमाना शुरू करता है। अचानक वही आवाज रिपीट होती है, ये मेरे उस भाई के लिए जो एक दिन इस डायरी को पकड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन इन सभी बातों को जरूर सुनोगे। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से बाहर रात हो जाती है और ह्योंग अभी भी शांति से अपने घर में बैठा होता है, पर तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है, सिचुएशन कमिशिंग। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक ह्योंग की बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। जिसके बाद ह्योंग बोलता है, माना, क्या ये माना है? ये शायद वही ताकत है जो कि टावर और दूसरी दुनिया के लोगों के पास है। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अचानक से ह्योंग की बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं और ह्योंग को वापस से वही चीजें दोबारा याद आने लगती हैं। ये मेरे उस भाई के लिए जो कि एक दिन इसे जरूर सुनेगा। एंड इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक ह्योंग की बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है और तभी मेमोरीज हिट होती हैं, जहां पर हम देखते हैं एक सोर्ड को जो कि खून से लथपथ होती है एंड एक काफी ज्यादा अजीब सा लुक। जिसके बाद हमें बताया जाता है अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इतना बोलने के साथ ही अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। जो शख्स
सक्सेशन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। प्लीज इस सक्सेशन को तब कंप्लीट करना जब तुम्हारी बॉडी पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाए। तुम्हारी करंट प्रोग्रेस है 5% और करंट कंडीशन है इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। जिस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि ह्योंग थोड़ा घबराने लगता है और वो वापस से अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर उसके जस्ट सामने सिस्टम की स्क्रीन ओपन होती है, जिस पर सिस्टम फिर बताता है तुम्हारी बॉडीज की एबिलिटी पार्शियली एडवांस पर है और तुम्हारा जो नेचर है वो डिस्कवर हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किल्स ऐड होती हैं और तुम सिर्फ अपने प्लेयर को ओबिलिस्क के तौर पर रजिस्टर कर सकते हो। जहाँ पर हम देखते हैं ह्योन की स्टेटस विंडो को, चा ह्योन वो जो कि कोल्ड ब्लडेड है, स्ट्रेंथ अभी 10 है, स्टेमिना 12, एजिलिटी 15 एंड एमपी 21। और अब इन सभी चीजों को देखते हुए ह्योन गुस्से में बोलता है, अब मैं समझ गया कि आखिरकार एग्जैक्टली मेरे ब्रदर के साथ क्या हुआ था, कि किसी ने उसे मौत तक क्यों पहुंचाया और वो 5 सालों में इस तरीके से वापस क्यों आया। अगर सभी चीजें ऐसी ही हैं तो मुझे उसका बदला लेना होगा। अब उस वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करके मैं तुम सबके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि ह्योंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं ह्योंग अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलता है, क्या इसे ही स्टेटस विंडो कहते हैं? ये तो सच में एक गेम जैसा लगता है। मेरी अवेकनिंग को पूरा होने के बाद मुझसे यही कहा गया था कि मेरी बॉडी इस सिस्टम के साथ ही एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी जो एबिलिटीज हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा कम हैं। और फिर तभी हमें बताया जाता है अपनी ह्योंग की एक स्किल के बारे में, जो कि होती है कोल्ड ब्लडेड। एंड उस स्किल का काम होता है कि आप हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर आप किसी भी तरीके के माइंड कंट्रोल या फिर ब्रेन वॉशिंग जैसी चीज में कभी भी नहीं फंसने वाले। जिस चीज को देखने के बाद फिर ह्योंग बोलता है, हाँ ठीक है, मेरा नेचर इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। देन उसके बाद वापस से एक और स्किल एक्टिवेट होती है, ड्रैगन विजुअल प्रोवेस। ये एक तरीके से ड्रैगन की आंखें हैं जो कि हमेशा सच देख सकती हैं और आप कभी भी किसी पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटीज को चेक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल उसके आर पार। एंड फिर तभी उस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए ह्योंग बताता है, जंगवू ने कहा था कि वो एक एंशियंट ड्रैगन से मिला था, जिसके बाद फिर उसने 11th फ्लोर पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। क्या ये वही हो सकता है जो कि उस टाइम पर बच गया हो? पर तभी हम देखते हैं कि अचानक वापस से एक और स्किल एक्टिवेट होती है, जो कि होती है हाई सेंसेस की। एंड इस स्किल की वजह से अपने ह्योंग के सेंसेस पूरे तरीके से बढ़ चुके होते हैं। एंड अब इन सभी चीजों को देखते हुए ह्योंग बोलता है, शायद से मुझे इतने ज्यादा हाई सेंसेस इस वजह से मिल पाए क्योंकि जो मेरा नेचर है वो इसके साथ बिल्कुल मैच होता है। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो लास्ट पार्ट था, क्योंकि वो क्लेयरवेंस था, शायद इसी वजह से, है ना? इतना बोलते हुए ह्योंग वापस से उस वॉच को देखने लगता है। चलो फिर ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस यही चाहते हो कि मैं उस एलेक्सर को ढूंढूं और चुपचाप गायब हो जाऊं, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर भी पाऊंगा। ह्योंग यहाँ पर ये सभी बातें जंगवू की पिक्चर को देखते हुए बोलता है, लेकिन फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्योंग सिटी के बीच में किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ दूसरी तरफ वाला पर्सन बोलता है, अरे सुनो सर्जेंट चा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम अचानक से साथ में डिनर करना चाहते हो? बताओ भी, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या तुम्हारे पास कोई ऐसी शिकायत जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो? केन है, खैर अगर मैं यहाँ पर मुड़ जाऊँ तो कैसा? अब सामने वाला पर्सन इससे पहले कुछ बोल पाता, हम देखते हैं कि अचानक से ह्योंग कॉल को कट कर देता है और वो बोलता है, मुझे माफ कर देना, इसके साथ क्या मैंने अपने सभी काम निपटा लिए हैं? चलो, मैंने अपना घर बेचने के लिए डाल दिया है और मैंने अपना मिलिट्री यूनिफॉर्म और साथ ही साथ अपने बैकपैक्स वो सभी जला दिए। अब मैंने बिल्कुल एक नया बैकपैक खरीदा है, उसमें कुछ कपड़े और कुछ राशन पैक कर लिया। आगे मैं ब्लैक मार्केट से एक गन और कुछ एक्सप्लोजिव लेना चाहता था, लेकिन अगर मैं लगातार खुद को मैगजीन सप्लाई नहीं कर सका तो ये मेरे लिए बस परेशानी ही होगी। इतना बोलते हुए ह्योंग वापस से अपनी कैप को ठीक करता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। क्या जो मेरा फर्स्ट राउंड है वो करीब एक हफ्ते से चल रहा है। खैर जो भी प्लेयर्स थोड़ा लेट शुरू करते हैं उन्हें इस बात के लिए हल्का एडवांटेज दिया जाता है कि आखिरकार उन्होंने कितनी देर से शुरू किया है, और वैसे भी जो फ्रंट रनर है वो खिलाड़ियों को पिछाड़ने के लिए जितना करीब पहुंचता है उतने ही ज्यादा पॉइंट्स वो खुद के लिए एक्यूमुलेट कर लेता है। साथ ही साथ मेरे लिए तो एक हिडन पीस भी है जिसका न्यू कमर्स फायदा उठा सकते हैं, और वो चीज ठीक अभी दिखाई देनी चाहिए। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अचानक से ह्योंग उस स्टॉप वॉच को घुमाने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ ब्लैक ओरा छाने लगता है। एंड फाइनली ओपन होता है एक सेकंड वर्ल्ड का गेट, जिसके बाद जैसे ही उस गेट के दरवाजे खुलते हैं, अब मैं अदर साइड वालों को बताने वाला हूँ कि आखिरकार उन्होंने किससे पंगा लिया था, और आज से मैं चा जांगवू हूँ। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अपना ह्योंग उस गेट के अंदर एंटर हो जाता है। अब अदर साइड पहुंचने के बाद ह्योंग जैसे ही फर्स्ट टाइम अपनी आंखें ओपन करता है वो देखता है कि चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइटनिंग है, और साथ ही साथ ह्योंग का सिस्टम भी अनाउंस करता है, आप फ्लोर 0 में एंटर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्यूटोरियल स्टार्ट
स्टार्ट होता है। और अब इस चीज को सुनने के बाद पहले तो ह्योंग अपनी आंखों को बंद करता है एंड दूसरे ही पल वो काफी ज्यादा काम होकर आंखों को ओपन करता है। चलो मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने जर्नल में देखी थी। ये टावर उन प्लेयर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम था जो कि उन्हें खुद एक गॉड बनने का चांस देता है। बस टावर पर चढ़ने के लिए किसी को ये साबित करना होगा कि वो ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। और इन चीजों को जो ऑब्जर्व करता है वो कोई और नहीं बल्कि वो है ये ट्यूटोरियल। ये सब कुछ बताते हुए हम देखते हैं कि ह्योंग धीरे धीरे पुरानी बातें याद करने लगता है। इस जगह के दूसरी तरफ सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने जंगवू को खत्म कर दिया। बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां पर होने वाला हूँ। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अपने ह्योंग की आंखों में बदले की आग जल रही होती है। पर तभी उसके बाद वो अपने बैकपैक को ओपन करते हुए टावर में आगे बढ़ने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। मुझे टावर के अंदर एंट्री लेने के लिए सबसे पहले हाई रैंक स्कोर करना होगा और साथ ही साथ ट्यूटोरियल को भी क्लियर करना होगा। एक ओवरवेलमिंग हाई स्कोर जिसे मैं सिर्फ फर्स्ट आने के साथ ही अचीव कर सकता हूँ। लेकिन इनके साथ जो मेरा काम है वो है छिपे हुए टुकड़ों को भी ढूंढना जो कि वहां पर हैं। मुझे अब उनमें से ज्यादा को इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि मैं अपने इनपरफेक्ट स्टेट को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर सकूं। टावर पर क्लाइंबिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने प्लेट को जितना हो सके उतना बनाने की जरूरत है। चलो अभी के लिए सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर ह्योंग मास्क पहनते हुए ये सभी कुछ सोच ही रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से ह्योंग के जस्ट ऊपर एक पोर्टल अपीयर होने लगता है जहाँ पर उस पोर्टल में से सबसे पहले आवाज आती है, ओहो इस वक्त एक मेहमान, मुझे लगा था मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा और तुम बस ऐसे ही चले जाओगे। अब इस रैंडम आवाज को सुनने के बाद अपना ह्योंग काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और साथ ही साथ वो अपने दो नाइफ्स के साथ फाइटिंग स्टांस में आते हुए बोलता है, चाहे मेरा दिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम इस तरीके से अचानक अपना ये एटीट्यूड दिखाओगे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। एंड फिर तभी हम देखते हैं ह्योंग के सामने कोई और नहीं बल्कि एक सूट बूट में गोब्लिन खड़ा होता है जहाँ पर सबसे पहले वो ह्योंग से बोलता है, क्या ख्याल है अगर तुम अपने इन नाइफ्स को हटा दो तो आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फ्लोर 0 का मैनेजर हूँ और साथ ही साथ एक गाइड भी। मेरा नाम है इबेल केरा। इस तरीके की मीटिंग शायद से किस्मत में थी, तो क्या बस तुम मेरे लिए कम से कम क्लैप भी नहीं कर सकते? बताओ क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अब यहाँ पर ये सभी कुछ बातें सुनने के बाद ह्योंग अपने नाइफ्स को नीचे करते हुए बोलता है, मैनेजर की सलाह ऐसी हो सकती है जिसे कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर दे, लेकिन इसे फिर भी ध्यान में रखना अच्छा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर ह्योंग को इतने ज्यादा कामली बात करते हुए इबोल केरा बोलता है, लगता है तुम हमें थोड़ा बहुत जानते हो कि हम कौन हैं। मैंने तो बस यही सोचा था कि तुम मास्क पहने हुए के कारण बहुत ज्यादा शर्मीले इंसान हो। खैर अब क्योंकि तुम थोड़े से फेमिलियर हो तो तुमसे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इतना बोलने के साथ इबोल कुरा टावर के सभी रूल्स को बताने लगता है। यहाँ का जो ये ट्यूटोरियल है ये 7 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर बटा हुआ है A to G तक, और हर ब्लॉक के अंदर और हर सेक्शन के अंदर खुद का क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट है और उन सभी के अंदर अलग अलग तरीके के ट्रायल्स हैं जिन्हें तुम्हें कंप्लीट करना होगा। एंड हम देखते हैं कि ये सीरियल A से लेकर G तक जाते हैं। अब तुम्हारे दिए गए टाइम के हिसाब से तुम्हारा स्कोर इस बात पर तय होगा कि तुमने चैलेंजेस को किस तरीके से पार किया है। सभी स्कोर्स को एक साथ एक्यूमुलेट किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा। आखिरकार हाई स्कोर को अचीव करने के बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर तुम हाई स्कोर को अचीव कर लेते हो तो तुम्हें इन फ्यूचर जितने भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो सभी बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलो अब मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें ये सभी हिस्से अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ बताने के बाद इबोलकुरा की बातें जैसे ही एंड होती हैं, ह्योंग तभी एक क्वेश्चन पूछता है, बताओ आखिरकार मेरे पास कितना टाइम है? जिस पर इबोलकुरा बोलता है, तुम्हारे पास पूरे 30 दिन है, यानी 1 महीना। अब तुम उन दिनों को हर ब्लॉक के लिए कैसे बांटते हो वो पूरे तरीके से तुम पर डिपेंड है, मतलब कि सिर्फ प्लेयर्स पर। हम इस राउंड के अंदर पहले ही करीब 1 हफ्ता बिता चुके हैं। बताओ अब तुम क्या करना चाहोगे? क्या हमें नेक्स्ट राउंड से स्टार्ट करना चाहिए? पर वहीं वापस से जोंग वो को मारने वाले सभी लोगों को याद करते हुए ह्योंग सोचने लगता है, वो ग्रुप शायद से जितना आगे जा सकता था वो जा चुका है, वो भी इस हद तक कि एक नई खिलाड़ी के लिए उनसे आगे निकलना या उन्हें सिर्फ पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर वैसे भी मुझे इस चीज की उम्मीद पहले से ही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से इबोलकुरा वापस से बोलने लगता है, जब भी तुम एक ब्लॉक को खत्म करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें अचानक से एक पार्टी के लिए रिकमेंडेशन आएगी कि तुम लगभग 3 से 5 लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाओ। लेकिन तभी इस बात को सुनने पर ह्योंग बोलता है, शायद से ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसे अकेले करते हो तो तुम्हारे जो स्कोर्स हैं वो और भी ज्यादा ऊपर होंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर ह्योंग की इन बातों को सुनने पर हम देखते हैं कि अचानक इबोलकुरा पूरे तरीके से एक्टिव हो जाता है और एक इविल स्माइल के साथ ह्योंग से बोलता है, ये टावर सभी प्लेयर्स के काम के फाउंडेशन को मजबूत करता है। जैसे जैसे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा काम
काम और भी ज्यादा जरूरी होता रहेगा। तुम्हारे स्कोर्स को गिनने का तरीका अलग से बदल दिया जाएगा, इसलिए चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड इस चीज को बोलने के साथ इवोल्कुरा मन ही मन सोचने लगता है, यूजुअली इस तरीके के प्लेयर्स दो में से एक रास्ते पर जाते हैं, या तो वो पूरे तरीके से अपनी स्किल्स पर बिलीव करते हैं और उसी घमंड के चलते वो आगे जाकर मारे जाते हैं, या कहीं दूसरा वो एक देखने लायक नजारा बन जाते हैं। और इतना सोचने के बाद फिर इवोल्कुरा अपनी फिंगर्स को रब करते हुए बोलता है, चलो अगर तुम्हारा यही मतलब है तो मैं तुम्हारे ट्रायल्स को अभी से स्टार्ट कर देता हूँ। एंड इतना बोलने के साथ ही अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, फ्लोर 0 का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और ये ट्रायल है एक नए प्लेयर का जो कि इस टावर को क्लाइम करते हुए गॉड बनने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुम इस चीज के लिए पूरे तरीके से रेडी हो। एंड इसकी टर्म्स काफी ज्यादा सिंपल हैं, तुम्हें दिए हुए टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। एंड तभी हम देखते हैं ट्रायल स्टार्ट होने के साथ ही इवोल्कुरा धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और अपने ह्योंग का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जहां पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है टाइमर कम होने लगता है और फाइनली ट्रायल की फाइनल लाइन आ जाती है, जिसको पार करने के साथ ही ट्रायल स्टार्ट होता है। अब तुम ब्लॉक ए के अंदर एंटर हो चुके हो। इस ब्लॉक ए के अंदर जितने भी ट्रैप्स हैं उन सभी को या तो डिफ्यूज करो या जड़ से खत्म कर दो। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक ट्रायल स्टार्ट होता है और साइड से कुछ चीज बहुत ज्यादा स्पीड में ह्योंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो चीज जाकर सीधा ह्योंग के शोल्डर पर लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो ट्रैप जाकर ह्योंग को लगता है, ह्योंग सोचने लगता है, इस जर्नल ने मुझे वार्न किया था कि ब्लॉक ए के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैप्स होंगे। हालांकि अब इन ट्रैप्स को एक्टिवेट करने का ट्रिगर और लोकेशन दोनों ही अलग हैं, तो ये जानकारी मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं थी। इतना सोचते हुए हम देखते हैं कि ह्योंग जल्दी जल्दी उन ट्रैप्स को पार करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सभी एरोज इकट्ठा होकर ह्योंग के जस्ट पीछे ही आती हैं, तभी हम देखते हैं कि अपना ह्योंग बैकपैक को शील्ड की तरह यूज करते हुए उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी उन चीजों को देखने पर ह्योंग पूरे तरीके से घबरा उठता है, क्या ये तो आयरन एरोज हैं? अरे नहीं, मुझे दीवार से चिपकना होगा और अपने शरीर के खुले हिस्से को जितना हो सके उतना कम करना होगा। इतना बोलते हुए हम देखते हैं ह्योंग दीवार से चिपक जाता है, पर तभी दूसरे ही पल एक एरो आगे बढ़ते हुए ह्योंग के पैर पर लगता है, जिस चीज को फील करने के बाद ह्योंग पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि फिर लगातार मल्टीपल एरोज ह्योंग के ऊपर शूट होने लगती हैं। अब हम अपने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं ह्योन खून से लथपथ हालत में दीवार से चिपकते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद अचानक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, एक्सट्रीम पेन ने तुम्हारी बॉडी के अंदर ओवरकम कर लिया है, जिसकी वजह से तुम पूरे तरीके से स्टन हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड नेचर इस चीज को कंपोज करने में तुम्हारी मदद करेगा। एंड फिर तभी सिस्टम अपना काम कंप्लीट करते हुए ह्योन को नोटिफिकेशन देता है, अब तुम ज्यादा देर तक स्टन नहीं रहोगे क्योंकि तुमने इस पेन के टॉलरेंस को डेवलप कर लिया है। एंड इस चीज को सुनने के बाद ह्योन थोड़ी सी राहत भरी सांस भरता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है, मैं ये तो जानता था कि ये डेंजरस रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर चीजें ही ऐसे स्टार्ट होती हैं तो ये सभी अब मुझे पागल करने वाले हैं। एंड इतना बोलने के साथ ह्योन अपनी बॉडी में लगे हुए उस एरो को जोर से पकड़कर बाहर की तरफ खींच देता है। एंड मिलिट्री में होने की वजह से उसे इस चोट का ट्रीटमेंट करना आता है, जिसके बाद वो एक कॉटन को लेकर लाइटर से उसे गर्म करता है और अपने घाव पर लगा लेता है। जितना करने के साथ सिस्टम से वापस एक पॉपअप आता है, तुम अभी काफी ज्यादा जल रहे हो, जिसकी वजह से अचानक तुम स्टन हो गए, लेकिन तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड नेचर इसे कंपोज करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर अब तुम ज्यादा देर तक स्टन नहीं रहोगे क्योंकि तुमने बर्न करने वाले रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया है। खैर इस बातचीत के खत्म होते ही हम देखते हैं कि वापस से ह्योन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो साथ ही साथ मन में सोचता है, जब मुझ पर वो एरो शूट किए गए तो उनके बीच में कुछ टाइम था और साथ ही साथ एक छोटा सा हिंट भी। अब मुझे बिल्कुल सही टाइम ढूंढने की जरूरत है। खैर एरो कहाँ पर हैं? ये इन एक डाइस से ढूंढना पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा है। मुझे अब इस बात पर कान लगाना होगा कि आखिरकार गियर का पहिया कब घूमता है। ये एरो की लोकेशन और उसकी स्पीड का पता लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। एंड इतना करने की वजह से ही ह्योन के सुनने के सेंसेस और छूने के सेंसेस दोनों ही बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हाई इंटेंटेड सेंसेस 0.8% से इंक्रीज होते हैं। उसकी वजह से ह्योन को पहले मशीन की आवाजें आती हैं, जहाँ पर गियर बॉक्स एरो को शूट करने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। लेकिन तभी ह्योन ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। एंड इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं ह्योन काफी ज्यादा स्पीड में अपने एक नाइफ को ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो हिडन ट्रैप अचानक से डीएक्टिवेट हो जाता है और सभी चीजें जमीन पर गिरने लगती हैं। अच्छा तो ये सब कुछ ऐसे था, चलो मैंने इसे अब ढूंढ लिया। इस चीज को सोचते हुए ह्योन मन ही मन खुश होने लगता है। लेकिन तभी तुरंत अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी ह्योन
काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है एंड सामने से आ रहे होते सभी एरोज को अपनी नाइफ्स की मदद से ब्लॉक कर रहा होता है, जिस पर साथ ही साथ हमें हियोन बताता है इस बात पर डिपेंड करते हुए कि मैं कौन से एरो से निपटता हूँ यहाँ एक अंतर आता है जिसकी वजह से मेरे डिफरेंट स्टेट बढ़ जाते हैं। अगर मैं ब्लू एरो को साइड से डॉज करता हूँ तो मेरी एजिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इतना बताते हुए हम देखते हैं कि हियोन एक ब्लू एरो को साइड से डॉज करता है जिस पर सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए बताता है तुम्हारी एजिलिटी का पॉइंट 1 बढ़ चुका है, जिस पर हियोन फिर वापस से बताता है अगर मैं रेड एरो को ब्लॉक कर देता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एंड इतना बताने के साथ हम देखते हैं हियोन वापस से एक रेड एरो को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए बताता है तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है। लेकिन तुरंत तभी एक येलो एरो भी शूट हो जाता है जिसको रोकने के बाद हियोन बताता है अगर येलो एरो मुझे हिट कर देती है तो मेरा स्टेमिना इंक्रीज होता है। एंड इतना करने के साथ ही सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आ जाता है तुम्हारा स्टेमिना 1 पॉइंट से बढ़ चुका है। जिसके बाद हियोन अपने स्टेटस विंडो को चेक करते हुए बोलता है जितना ज्यादा मैं इन्हें एक्यूमुलेट करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं अपनी इस जॉब से अचीव कर सकता हूँ। और हम देखते हैं चायेन वो की प्रोफाइल को जिसमें नेचर होता है कोल्ड ब्लडेड, स्ट्रेंथ 19% तक बढ़ चुकी होती है, एजिलिटी भी 19%, एमपी 21 एंड स्टेमिना 14 तक। पर वहीं स्किल के अंदर ड्रैगन विजुअल प्रोव्स 0.0% होता है लेकिन हाई इंटेंटेड सेंसेस 4.3% से इंक्रीज हो जाते हैं और लास्टली क्लेयरवोयंस 0.0% होता है। और इन चीजों को देखने पर हियोन बोलता है आखिरकार ऐसी चीजें और कहां पर हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं हियोन के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन तभी दूसरे ही पल वो अपने ब्लड को साफ करते हुए बोलता है एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि मेरे एमपी स्टैट्स को बढ़ाने का कोई भी तरीका नहीं है। फिर भी अगर मैं इसका फायदा उठा सकूं और धीरे धीरे उन स्टेटस को बढ़ा सकूं जो मैं चाहता हूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपना हियोन इस बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही हमारी नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहां पर कोई हियोन को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। एंड हाँ ये कोई और नहीं बल्कि काफी सारे प्लेयर्स को एक साथ देखता हुआ खुद इबोलकुरा होता है। देखो तो जितना ज्यादा मैं उसे देखता हूँ ये सच में उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने तरीके का पहला है। अजीब बात है ब्लॉक ए के उस शख्स पर मेरी ज्यादा नजरें हैं जिसके हाथ पूरे तरीके से भरे हुए हैं बजाय ब्लॉक ई के लोगों के। ये बंदा श्योरली बिल्कुल रियल है। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि इबोलकुरा की आंखों में हमारे हियोन के लिए एक अलग चमक होती है। खैर चलो छोड़ो, अगर वो इस चीज को क्वालिफाई भी कर लेता है तो उसके लिए अभी भी बहुत सारे डेंजर्स हैं। लेकिन अगर वो इतना ज्यादा समझदार हो सकता है और बाकी को पास कर लेता है तो मुझे लगता है कि इस ट्यूटोरियल के दौरान बहुत ज्यादा मजेदार नजारे देखने को मिलेंगे। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं कि काफी सारे कैंडिडेट्स तो अब तक एक टीम बना चुके होते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है एंड सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है तुमने यहाँ पर एंड पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से अपने हियोन की स्टेटस विंडो को एंड अब तक अपने हियोन ने काफी सारे स्टैट्स को अपग्रेड कर लिया होता है। जिन चीजों को चेक करने के बाद हियोन मन ही मन बोलता है एमपी को छोड़कर मेरे बाकी स्टैट्स काफी हद तक बढ़ गए हैं। एक दिन के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ ये थोड़ा सा बढ़िया आउटकम है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, एंड्योरेंस और डिस्ट्रक्टिव पावर सभी की सभी ही ग्रो अप हो चुकी हैं। एंड फिर तभी इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम देखते हैं कि अपना हियोन एक नेक्स्ट डोर को ओपन कर देता है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन होता है हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा ओरा रिलीज हो रहा होता है और साथ ही साथ अचानक सिस्टम से भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है तुम्हारे वाउंड्स का ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। जिन चीजों को देखने पर हियोन को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है, पर तभी धीरे धीरे वो रियलाइज करते हुए बोलता है अच्छा तो ये एक एरिया है जहाँ पर प्लेयर्स रेस्ट करेंगे। चलो फाइनली अब मेरी सांस में सांस आई। लेकिन तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अचानक से हियोन नीचे गिर जाता है और अंधेरेपन में आवाजें आने लगती हैं। और फिर तभी अचानक से आवाज आती है क्या मैं अचानक से सो गया था। एंड हम देखते हैं कोई धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो पर्सन अपनी पूरी आंखें खोलता है उसके जस्ट सामने एक सस्पिशियस पर्सन खड़ा होता है। लेकिन तभी वो सस्पिशियस पर्सन अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलता है अरे अरे रुको रुको। जिस पर हम देखते हैं वो सो जाने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना हियोन था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो सस्पिशियस पर्सन से एक गैप मेंटेन कर लेता है और वो साथ ही साथ काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए मन में सोचने लगता है आखिरकार ये पर्सन कौन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी हाई इंटेंटेड सेंसेस स्किल अभी तक एक्टिवेट है पर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया जबकि वो तो बिल्कुल मेरे बगल में था। लेकिन तभी वापस से सिचुएशन को समझते हुए हियोन बोलता है समझ गया ये एक मिस्ट्री मर्चेंट है। और
ह्योन की इस बात को सुनने पर सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, चलो ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ डियरेस्ट सोल्जर, मेरा मतलब मेरे कस्टमर। चलो अब मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने दो। मेरा नाम ए है, एक मर्चेंट जो कि इधर आसपास गुजरता रहता है। जिसके बाद फिर ह्योन हमें बताता है कभी कभी ये जो मर्चेंट्स होते हैं वो बिल्कुल लास्ट में दिखते हैं ताकि पेमेंट के बदले में वो प्लेयर्स को कुछ सामान दे सकें जिनकी उन्हें जरूरत हो। और तभी अचानक से वो मिस्टीरियस मर्चेंट अपने उंगलियों को रब करता है, लेकिन वहीं ह्योन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बताता है ये सब स्टार्ट होता है कॉमन प्लेस फूड, पॉइजन्स, स्किल बुक्स और यहाँ तक कि काफी सारे रेयरली आर्टिफैक्ट्स भी। यहाँ के जितने भी मर्चेंट्स हैं वो इस वर्ल्ड की सभी चीजों को सेल कर सकते हैं। और तभी उसके बाद हम देखते हैं वो मर्चेंट अपनी स्टेटस विंडो को शो कराते हुए बोलता है, इतनी दूर से आने के बाद क्या आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा आया है जिसकी आपको सच में जरूरत हो? मैं एक मर्चेंट हूँ जिसकी वजह से मैं वो सभी चीजें सेल करता हूँ जो कि इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे बताएं। एंड तभी हम देखते हैं अपना ह्योन भी उसी सेम स्टेटस विंडो को ओपन करने के बाद चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, जिसमें सबसे पहले वो देखता है मेड्यूसा वेनम को, सेकंड होता है गोल्डन गोट्स का हॉर्न और थर्ड तियामाट्स की लेफ्ट आई होती है। अब इन सभी चीजों को देखने पर ह्योन बताता है ये सभी चीजें, ये आर्टिफैक्ट सच में बहुत ज्यादा रेयर हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि एक ट्यूटोरियल प्लेयर इस तरीके के आइटम्स को एक्वायर कर सके। खैर वैसे भी मैं अभी उस स्टेज पर नहीं हूँ जो कि आर्टिफैक्ट्स और स्किल पर रिलाई कर सके। मुझे अभी के लिए अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। जितना सोचने के बाद अचानक से ह्योन किसी चीज को देखने पर बोलता है, हाँ मैंने उसे ढूंढ लिया और वो होता है एक रीसेट टिकट। एंड उस रीसेट टिकट का काम होता है कि आप वापस से एक सर्टेन डिजायर पॉइंट पर बैक जा सकते हैं। उसके बाद अपना ह्योंग मर्चेंट से बात करते हुए पूछता है मुझे इन चीजों के लिए कितना पे करना होगा, जिस पर मर्चेंट बताता है सर आपके स्टेट्स के हिसाब से आपको इन सभी का बिल्कुल करेक्ट अमाउंट पे करना होगा। हम तो कॉन्शियस वाले मर्चेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफर करते हैं। जिस चीज को सुनने के बाद ह्योन वापस से उस स्टेटस विंडो में और आइटम्स को चेक करने लगता है और वो बताता है एक मिनरल वाटर बोतल का प्राइस 2 स्ट्रेंथ पॉइंट्स है। ये तो बिल्कुल खुलेआम डाका डालने जैसा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ह्योन उस टिकट पर पॉइंट आउट करते हुए मर्चेंट से बोलता है यहाँ पर एक चीज है जिसे मैं परचेज करना चाहता हूँ। एंड इस चीज को सुनने पर मर्चेंट और भी ज्यादा एक्साइट हो जाता है, अच्छा तो प्लीज मुझे बताइए वो क्या है। लेकिन तभी ह्योन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मर्चेंट से बोलता है लेकिन मैं पेमेंट के तौर पर ब्लॉक ए के अंदर इकट्ठा किए गए सभी पॉइंट्स को ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। जितना सुनने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से मर्चेंट की खुशी एक इंटेंस मोड में चेंज हो जाती है। लेकिन तभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना ह्योंग बोलता है मैं एक टिकट खरीदना चाहूंगा जो कि ब्लॉक ए को रीसेट कर दे। अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो मर्चेंट ह्योंग से बोलता है क्या तुम इस रीसेट टिकट के बारे में बात कर रहे हो, जिस पर ह्योंग जवाब देते हुए बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन तभी इतना सुनने के बाद मर्चेंट बताता है तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसने इस चीज को मांगा हो, वरना लोग तो अक्सर कुछ ऐसा मांगते हैं जो उन्हें नेक्स्ट लेवल में आसानी से जाने में मदद करे, इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगता जिसके लिए दोबारा कोई मेहनत करनी पड़े। और फिर तभी इतना सुनने के बाद ह्योंग बताता है मुझे ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ। और अब ह्योंग की इस बात को सुनने पर मर्चेंट खुद भी ह्योंग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। मैं देख सकता हूँ ये सच में एक एंटरटेनिंग पार्टिसिपेंट है। एंड फिर तभी उसके बाद हमें बताया जाता है इस टिकट को यूज करना बहुत ज्यादा ही आसान है, तुम्हें बस उस लोकेशन को याद करके इस टिकट को फाड़ना है, जिसके बाद तुम अचानक से उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। चलो अब मैं इस होप के साथ लीव करता हूँ कि हम लोग आगे जरूर मिलेंगे। इतना बोलते हुए हम देखते हैं मर्चेंट ह्योंग के आगे से गायब होने लगता है। एंड अब जैसे ही मर्चेंट पूरे तरीके से गायब होता है हम देखते हैं सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे ब्लॉक ए के जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी एक्वायर कर लिए गए तुम्हारी पेमेंट के तौर पर। एंड अब इन चीजों को ऐसे होते हुए देख ह्योंग बोलता है मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ मुझे छोड़ रही है। लेकिन जैसे ही सभी स्टेट्स ह्योंग की बॉडी से बाहर जाते हैं सिस्टम भी ब्लॉक ए के रीसेट टिकट को ह्योंग के हाथों में रख देता है, जिसके बाद बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे ह्योंग बिना सोचे उस टिकट को फाड़ देता है, जिसकी वजह से उस टिकट से एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी बाहर आती है जो कि धीरे धीरे ह्योंग की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। और फिर अचानक से सिस्टम वापस से बताता है ये है फ्लोर 0 जहाँ से तुमने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था। एंड हम देखते हैं ह्योंग वापस से उसी जगह पर आ जाता है। चलो तुम्हारे फ्लोर 0 के ट्रायल्स अब स्टार्ट होते हैं। एंड अब वापस से खुद को फ्लोर 0 पर देखकर ह्योंग बोलता है अब मुझसे जितना पॉसिबल हो सके उतना यहाँ से स्टैट्स को एक्यूमुलेट करना है। और इसी के साथ अपनी ह्योंग की बैटल
स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लगातार सभी एरोज को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और साथ ही साथ वो मन में सोचता है ये मेरा लास्ट ट्यूटोरियल का रन है। जैसे जैसे मैं इस ट्यूटोरियल को रिपीट करके अपने सेंसेस को यूज करता हूँ, मैं इस ट्यूटोरियल को वापस से रिपीट करने की वजह से अपने सेंसेस को और भी ज्यादा निखार सकता हूँ, जिसके बाद मेरे सभी सेंसेशंस मेरी मुट्ठी में होंगे। पर तभी हम देखते हैं ह्योंग अपनी नई स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम होता है ड्रैगन विजुअल प्रोवेस, और इसके अंदर ह्योंग एक एंशिएंट ड्रैगन के ट्रूथ आइज का यूज कर सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इस स्किल को यूज करने की वजह से ह्योंग बताता है जब मैंने पहली बार इन आंखों को यूज किया, ड्रैगन विजुअल प्रोवेंस ने मेरी आंखों के सभी कलर को अचानक से हटा दिया। मैं बस एक सफेद बैकग्राउंड और ब्लैक लाइंस ही देख पा रहा था, यहाँ तक कि वो आउटलाइंस भी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आ सकती हैं। और मेरे ब्रदर ने इस फिनोमिना को ग्योल कहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सिस्टम नोटिफाई करते हुए बता रहा होता है तुम वापस से एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हो। एंड हम देखते हैं ह्योंग को जो कि दरवाजे से वापस ब्लॉक ए के अंदर आ जाता है। एंड फिर वो अपने स्टेटस विंडो को चेकआउट करते हुए बोलता है मुझे इसे कंप्लीट करने में लगभग 4 घंटे लग गए। खैर ऐसी किसी चीज के लिए जिसे पहली बार मुझे पूरा करने में पूरे 34 आवर्स लगे थे, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी विनिंग है। ये सभी तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना सोचते हुए ह्योंग अपनी स्टेटस विंडो के अंदर खुद के स्टैट्स को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं 3 स्टैट्स 50 से प्लस हो चुके होते हैं। ये मेरे लिए दूसरों के हाथों तबाह होने के लिए काफी होगा, पर जितने भी वो टॉप प्लेयर्स होंगे वो प्रोबेबली अभी ब्लॉक ई की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर मैं अब से भी ज्यादा पीछे रह गया तो मैं उनकी बराबरी कभी भी नहीं कर पाऊंगा। चलो अब इस रेस को सीरियसली स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टम ह्योंग को नोटिफाई करता है तुम ब्लॉक ए के बॉस रूम में एंटर कर चुके हो। एंड इस चीज को सुनने पर ह्योंग बोलता है मैं अभी के अभी यहाँ पर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को क्लियर कर दूंगा। इतना बोलने के साथ ह्योंग काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे लगातार उस पर एरो शूट होती हैं, ह्योंग बिना ज्यादा परेशानी के उन सभी को डिफ्लेक्ट करने लगता है। पर फिर साथ ही साथ वो बताता है ये पेस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा फास्ट है। और अब एरोज को ब्लॉक करने की वजह से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे स्ट्रेंथ के अंदर 1 पॉइंट बढ़ चुका है। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं लगातार एरोज की स्पीड बढ़ते हुए देख ह्योंग भी धीरे धीरे घबराने लगता है। नहीं अब मैं यहाँ पर स्लो नहीं हो सकता। लेकिन इस घबराहट के चलते अचानक से ह्योंग एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिसका रियलाइजेशन भी उसे जल्दी ही हो जाता है। एंड सही टाइम रहते वो पीछे की तरफ एक ऊंची जंप लगा देता है और तभी हम देखते हैं वो ट्रैप जमीन के नीचे लगा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मल्टीपल स्पेयर्स नुकीली तरफ से ऊपर को खड़े होते हैं। एंड उनको देखने पर ह्योंग बोलता है अगर मैं गलती से गिर गया तो इसका मतलब इंस्टेंट डेथ। अगर ऐसा ही है तो इतना बोलते हुए ह्योंग अपनी बॉडी को हवा में ही स्पिन करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ह्योंग की आधी बॉडी लगभग नीचे ही गिरने वाली होती है, पर जैसे तैसे करके ह्योंग जल्दी से खुद को संभाल कर आगे की तरफ हो जाता है। एंड इसकी वजह से ह्योंग की एबिलिटी 1 नंबर से बढ़ जाती है। पर तभी अचानक वापस से सामने का नजारा देखने पर ह्योंग शॉक होता है क्योंकि उसके जस्ट सामने फायर आगे की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन यहाँ बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे ह्योंग अपने नाइफ को फुल स्पीड में सामने की तरफ स्विंग करता है, जिसकी वजह से उस आग के अंदर हल्का सा गैप हो जाता है। और फिर इस चीज का फायदा उठाते हुए ह्योंग स्पीड में उस जगह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी सिस्टम ह्योंग को बताता है तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड नेचर की वजह से तुमने बर्न के रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया है और तुम्हारे हाई इंटेंटेड सेंसेस भी 15.6% से बढ़ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ह्योंग स्पीड में उस फायर वॉल को पूरे तरीके से पार कर लेता है। लेकिन अभी भी मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि उसके जस्ट सामने एक शैडो अपीयर होती है जो कि अचानक से ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर तभी हम देखते हैं सिस्टम लगातार पॉपअप देने लगता है तुम्हारी एजिलिटी 1 नंबर से बढ़ गई है, तुम्हारा स्टेमिना भी 1 नंबर से बढ़ा है और तुम्हारी सेंसेस स्किल भी 16.9% से बढ़ गई है। और फिर लगातार इस तरीके के नोटिफिकेशंस और भी ज्यादा पॉपअप होते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं ह्योंग को जहां पर किसी अननोन चीज ने ह्योंग के पेट पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच लगा दिया होता है और उसकी वजह से ह्योंग पीछे की तरफ चले जाता है। रुको ये क्या चीज है? क्या ये वो चीजें हैं जो प्लेयर्स को कॉपी करती हैं? एंड फिर उसके बाद हमें बताया जाता है ये है कॉपर स्केयरक्रो, एक ऐसा स्केयरक्रो जो कि प्लेयर्स की मूवमेंट और उनके एक्शंस को एग्जैक्टली कॉपी करता है और तो और ये एक सर्टेन रेंज के अंदर सामने वाले पर अटैक करने के लिए भी कैपेबल है। एंड अब इस चीज को सामने देखने पर ह्योंग मन में बोलता है मेरे भाई ने भी इसके बारे में मेंशन किया था, जहां पर हम देखते हैं एक छोटी सी पास्ट मेमोरी को और उसके अंदर जुंगवू उस क्लॉक की मदद से ह्योंग को बता रहा होता है यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि प्लेयर्स की स्किल को कॉपी कर सकती हैं और तो और उन्हें उनके खिलाफ ही यूज भी कर सकती हैं। अगर आप उन्हें हरा सकते हो तो तभी आपको बॉस रूम में एंट्री मिल पाएगी, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं हरा पाए
पाए तो ये एक बॉल और चेन से बंधे रहने जैसा होगा। खैर इन चीजों को ब्रेक थ्रू करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप उन्हें डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर उन्हें स्टैब कर दो। एंड अब यहाँ पर सेकंड चीज को याद करने पर ह्योंग वापस से अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और तभी वो एक्टिवेट करता है अपनी स्किल को, ड्रैगन आइज। अब जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है वापस से व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक लाइंस आ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ह्योंग को उस पपेट का डायरेक्ट हर्ट दिख रहा होता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है ये है उसका वीक पॉइंट। इतना बोलने के साथ ह्योंग काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी एक सस्पिशियस पर्सन पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है वो चीजें अपने सेंसर्स के अकॉर्डिंग मूव करती हैं, तुम उनके सेंसर ढूंढो और उन पर निशाना लगाओ। लेकिन अचानक से उस आवाज को सुनने पर ह्योंग बोलता है शायद ये वही पर्सन है जिसे मैंने तब सेंस किया था जब मेरे हाई इंटेंडेड सेंसेस बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ह्योंग अपने एम से बिल्कुल भी नहीं भटकता और वो लगातार उस पपेट की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं पहले से ये जानता हूँ कि ये स्केयरक्रोज अपने सेंसर्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। और तभी इतना बोलने के साथ हम देखते हैं कि अचानक से अपना ह्योंग उस पपेट को स्टैब करने में सक्सेसफुल हो जाता है और जैसे ही स्केयरक्रो खत्म होता है तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब वो लड़की अपने ह्योंग को देखने पर घबराते हुए बोलती है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी अपने ह्योंग को पीछे से देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से ह्योंग पलटकर उस लेडी को देखने लगता है एंड सडनली इतने ज्यादा टेरिफाइंग लुक को देखते हुए वो लेडी खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उस लेडी की तरफ आगे बढ़ते हुए मन में सोचने लगता है मैं अपने इतने ज्यादा हाई इंटेंस सेंसेस की मदद से सिर्फ ये पता लगा पाया कि वो पपेट कुछ सेंसेस के साथ चल रहा है और तो ये कुछ ऐसी बात है जिसे प्रोबेबली न्यू प्लेयर्स नहीं ढूंढ पाते, तो आखिरकार इसे उसके बारे में कैसे पता चला। इतना सोचते हुए हम देखते हैं कि ह्योन डायरेक्ट जाकर उस लड़की के सामने खड़े हो जाता है एंड ह्योन को अपने सामने ऐसे देखने पर वो लेडी बोलती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। पर वहीं ह्योन अभी भी मन में सोच रहा होता है एक उसके जैसा कमजोर दिखने वाला पर्सन। खैर चलो छोड़ो, हे तुम आखिरकार क्या करने की बातें कर रहे हो। जितना सुनने के बाद वो लेडी जवाब देते हुए बोलती है मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ आखिरकार तुम्हारे इंटेंशन क्या है। जिस पर ह्योन जवाब देते हुए बोलता है मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। खैर ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जितना सुनने पर लेडी बोलती है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन तभी उसके बाद ह्योन अपनी बात को पूरा क्लियर करते हुए बोलता है मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि वो कॉपर पपेट सेंसर्स की मदद से काम कर रही है, बताओ मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। जिस पर वो लेडी फिर जवाब देते हुए बोलती है क्या वो मैं तो उस जादुई धागे को देख पा रही थी जिसने उस पपेट को कंट्रोल कर कर रखा हुआ था। एंड इतना सुनने के बाद ह्योन मन ही मन बोलता है अरे जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो इस मैजिक को देख सकता है, इसका मतलब ये है कि मैजिक को कंट्रोल करने वाले लोगों के बीच में इसका मैजिक कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा है। अब इन बातों को सोचने के बाद ह्योन बोलता है तुम इस मैजिक को कैसे देख सकती हो और तो तुम इसे कैसे कंट्रोल कर सकती हो, मैं बस इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुम शायद से मुझे सिखा सकते हो कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। एंड इतना बोलने के साथ ही ह्योन मन में सोचने लगता है अगर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया तो मैजिक पर कंट्रोल करना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान होगा। पर वहीं दूसरी ही तरफ ह्योन की इन बातों को सुनने पर वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है रुको तुमने क्या कहा। लेकिन वहीं लेडी को इतना ज्यादा सरप्राइज देखते हुए ह्योन बोलता है चिंता मत करो मैं तुमसे ये फ्री में नहीं करवा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम से फंसे हुए हो, बस मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगा। बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरे सोचने के हिसाब से तो ये इतनी ज्यादा बैड कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ह्योन की इन सभी बातों को सुनने पर वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी लेडी को इतना ज्यादा शॉक देखने पर ह्योन पलटते हुए बोलता है लगता है कि ये तुम्हारी तरफ से ना है। एंड इतना बोलने के साथ ही ह्योन पलट कर जाने लगता है। पर तभी अचानक से वो लेडी चिल्लाकर बोलती है अरे वो नहीं रुको, क्या तुमने अभी जो कहा क्या वो सच है कि तुम बिल्कुल भी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस पर ह्योन बोलता है मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। लेकिन वापस से इस बात को सुनने पर वो लेडी उस पपेट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है रुको, तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन उसके बावजूद ऐसा करना पॉसिबल है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पपेट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिस पर वो लेडी मनी मन सोचने लगती है आमतौर पर चाहे तुम कितनी भी स्किल्स को यूज करो या फिजिकली कितने भी अटैक कर लो उस पपेट पर एक भी खरोंच नहीं आती है, लेकिन वो सिर्फ 2 अटैक के अंदर ही इस तरीके की चीज को पूरे तरीके से मिटा सकता है और तो वो मैजिक को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आखिरकार ये है कौन। एंड इतना सब कुछ सोचने के बाद फाइनली वो एग्री कर देती है ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बाय द वे मेरा नाम योल है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड हाँ अरमानों पर पानी फेरते हुए हमें पता चलता है कि ये लंबे बाल वाला कोई और नहीं बल्कि एक लड़का है। खैर चलो कोई बात नहीं, वापस से मांगा को कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं अपने ह्योन को जो कि आगे
आगे बढ़ते हुए बोलता है, ठीक है योल, सबसे पहले मैं एक रास्ता बनाऊंगा, इसलिए तुम मेरे ठीक पीछे पीछे आना। जिस बात पर योल भी एग्री कर देता है। लेकिन तभी अचानक से ह्योन पीछे की तरफ अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, हालांकि तुम खुद को ऐसे क्यों पेश कर रहे हो। जितना सुनने के बाद हम देखते हैं अचानक से योल की हालत खराब हो जाती है, पर वहीं ह्योंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है, तुम अभी जैसे दिखते हो वो सिर्फ एक दिखावा है, तुम शायद अंदर बाहर दोनों से ही 10 साल के हो, और तो और तुम छोटे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी हाइट भी छोटी है, तुम जरूर से कोई भी नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो। इतना बोलते हुए हम देखते हैं ह्योंग की ड्रैगन आई से, जहाँ पर उस बड़ी सी बॉडी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है। चलो तो तुम अपने शब्दों पर अब थोड़ा काबू रखना, क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे हो, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना मैं तुम पर नरमी बरतूंगा। जिस पर योल एग्री करते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हम देखते हैं ह्योन लगातार काफी सारे पपेट्स से फाइट कर रहा होता है, और वो लगातार एक एक कर सभी पपेट्स को नीचे गिराने लगता है। जहाँ पर सबसे पहले वो पपेट के पीछे जाकर डायरेक्ट एक जंप लगाता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक स्टैब लगा देता है। जहाँ पर हम देखते हैं इन सब चीजों को देखने पर योल की हालत खराब होने लगती है। पर तभी ह्योंग योल से बोलता है, हम ऑलमोस्ट ब्लॉक बी पर हैं, अब जबकि हम यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जिस चीज को सुनने पर पहले तो योल थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो ह्योन को बताना स्टार्ट करता है, मुझे नहीं पता कि तुम इस बारे में क्या सोचोगे, लेकिन मैं जन्म से ही माना को अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब जन्म से, शायद से ये हो सकता है कि ये कोई ब्लड लाइन लिमिट स्किल हो। और इस बात पर योल बोलता है, हाँ उसके शायद से सिमिलर हो सकता है। और अब इन सभी चीजों का कंक्लूजन निकालते हुए ह्योंग बोलता है, दुनिया में ज्यादातर ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन किसी दूसरी दुनिया में ये कभी कभी हो जाता है। कभी कभी जीन्स के साथ ऐसा होता है कि वो एक काफी ज्यादा यूनिक स्किल या फिर सुपरनेचुरल स्किल को अवेकन कर देते हैं, और ये चीज सच में बहुत ज्यादा रेयरली होती है। वे लोग आमतौर पर अपनी इन सभी स्किल्स को अपने पूर्वजों के वंशज के लिए आगे बढ़ा देते हैं, और उसके बाद वो वंशज जाकर एक टाइम पर उस स्किल को एक्टिवेट कर पाता है और उस चीज से कुछ महानता हासिल करता है, और यही साइकिल वापस से कंटिन्यू हो जाती है। खैर योल ने मुझे बताया है कि ये उन्हीं मामलों में से एक है, क्या वो भी ज्योंगवू जैसा मामला है। खैर तभी हम देखते हैं अचानक से ये बात कट होती है और योल वापस से बताना स्टार्ट करता है, मुझे विरासत में मिली हुई ये स्किल जादू को महसूस करने, उसे देखने और यहाँ तक कि उसे टेस्ट करने की भी परमिशन देती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं मैजिक से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड हूँ। खैर इसी तरीके से मुझे ये पता चल पाया कि वो पपेट्स सेंसर से कनेक्टेड हैं। और अब वापस से योल की इन सभी बातों को सुनने पर ह्योंग बोलता है, शायद से ये बिल्कुल जियोनवू की तरह सिमिलर केस है, एक ऐसा नेचर जिसे मेरे ब्रदर ने परफेक्ट एडेप्टेशन बोला था। हर चीज के साथ कंपेबिलिटी का मतलब है कि वो माना के लिए भी कंपेटिबल होगा, जिनसे कि पृथ्वी के लोग आमतौर पर गुजरते हैं। माना के साथ काम करने की वजह से उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसे कोई मुश्किल भी नहीं हुई। वो इसे ऐसे कंट्रोल कर पाता था जैसे कि वो इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि उसके साथियों ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने ऐसा उसे करते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे, और उसे सिर्फ उन्हीं खूबियों की वजह से उस एंशिएंट ड्रैगन की आई के लिए चुना गया था, क्योंकि वो सभी चीजों से कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, और इसी वजह से वो ड्रैगन की फाउंडेशनल स्किल को आराम से इनहेरिट कर पाया था, जो कि नॉर्मल पीपल तो कभी भी नहीं कर सकते थे। खैर अगर टेक्निकली बात करी जाए तो ये दोनों के दोनों जीनियस ही अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, और मैं उन कैटेगरीज में नहीं आता। तो माना को एक तरीके से नदी के रूप में देख सकते हो, और मैजिक उस नदी में बहने वाले छोटे छोटे रिड्स को मान सकते हो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब रेजर्वोयर है। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि ये सभी बातें ह्योंग काफी ज्यादा गौर से सुन रहा होता है, पर तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने ब्लॉक ए को सोलो प्लेयर के तौर पर क्लियर कर लिया है, और तो और तुमने कुछ ऐसा हासिल किया है जो कि बहुतों के लिए काफी मुश्किल होगा, तो इस वजह से तुम्हें थोड़े से एडिशनल कारमा दिए जाएंगे, और तुम्हें रिसीव होते हैं 500 कारमा, साथ ही साथ एडिशनल में 300 कारमा। तुम्हारे स्टेमिना और माना वापस से भर दिए गए हैं, और अब तुम्हारे पास टोटल 800 कारमा हो जाते हैं। अब इन चीजों को पहली बार सुनने पर ह्योंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हमें बताया जाता है कारमा इस टावर के अंदर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एडमिनिस्ट्रेटर गेम के अंदर इसे एक ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर यूज करता है ताकि तुम्हें इसे रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा सके, और तो और प्लेयर्स के बीच में ये एक करेंसी का काम करे, और आगे आगे प्लेयर्स इसी की मदद से कुछ भी सामान खरीद पाएंगे या बेच पाएंगे। अगर तुम एक प्लेयर हो तो तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ह्योंग वापस से ब्लॉक बी के गेट पर खड़ा होता है, और साथ ही साथ वो मन में सोच रहा होता है, मैंने सिर्फ ब्लॉक ए को पार किया है, लेकिन मैंने इतने ज्यादा कर्मा को इकट्ठा कर लिया है, अगर लोग ये सुनेंगे तो वो सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बट नहीं, फिर भी ये काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा जमा करने की जरूरत है, जितना कि मैं कर सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही ह्योंग ब्लॉक बी के दरवाजे को ओपन करता है, एंड साथ
ही में सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम ब्लॉक बी के अंदर एंटर हो चुके हो। लेकिन जैसे ही ह्योंग ब्लॉक बी के अंदर एंटर होता है, हम देखते हैं कि वहाँ का नजारा पूरे तरीके से बदल जाता है। आगे की तरफ बहुत ज्यादा लोग खड़े होते हैं और ये सभी लोग सिर्फ रेस्ट करने के लिए ही नहीं बैठे होते, बल्कि इनमें से आधे से ज्यादा तो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होते हैं। बट जैसे जैसे अपना ह्योंग आगे की तरफ बढ़ता है, लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। क्या वो आदमी कैसा है और ये मास्क क्यों? ट्यूटोरियल को स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई सारे क्वालिफायर्स हैं। लेकिन क्या उसने ब्लॉक ए के उस ब्रूटल कोर्स को अकेले ही खत्म कर दिया? लेकिन तभी हम देखते हैं ह्योंग आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से घूमकर पीछे योल से बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर आने के बजाय क्या करने लग गए? जिसके बाद हम देखते हैं कि कांपते कांपते योल अंदर आता है। फाइनली मैंने ये कर दिखाया। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से योल की नजरें किसी और पर पड़ती हैं, जहाँ पर साइड में काफी सारे लोग खड़े होते हैं। लेकिन योल को देखने पर उनके रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि वो योल को जानते हों। पर जैसे ही सीन शिफ्ट होता है योल पर, योल भी उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस नाराजगी को देखते हुए ह्योंग बोलता है, क्या वो लोग तुम्हारे टीममेट्स हैं? लेकिन इस बात को सुनने पर योल गुस्से में बोलता है, क्या वो हैं? नहीं, बल्कि वो थे। अब उनका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी इतना बताने के साथ ही योल आगे बढ़कर बोलता है, खैर मैं तुम्हें समझाने में कहाँ पर था। अच्छा, तुम माना स्ट्रीम या कुछ और इसके बारे में ही बात कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं योल वापस से ह्योंग को सभी चीजें समझाने लगता है और उन सभी बातों को सुनने पर ह्योंग बताता है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि योल सच में मैजिक के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। खैर जो उसने इन्फॉर्मेशन मुझे बताई थी उन्हें समझना थोड़ा सा हार्ड था, बट फिर भी मुझे मैजिक एंड माना का थोड़ा रफली कॉन्सेप्ट पता चल गया था। जिसके बाद फिर ह्योंग बोलता है, मुझे मैजिक के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया हो चुका है। इसे इजीली कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, नहीं बल्कि इसे इजीली फील कैसे किया जा सकता है। जिस पर फिर योल बताता है, मैं खुद से इस बात पर पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही इसे कंट्रोल कर पाता था, इसलिए मुझे तुम्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये कैसे करना है। और योल की इस एबिलिटी को सुनने पर ह्योंग बोलता है, अच्छा ऐसा है, ठीक है फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं मान रहा हूँ कि ट्यूटोरियल खत्म होने का इंतजार करने के बाद तुम बाहर जाओगे। लेकिन इस बात को सुनने पर योल बोलता है, रुको क्या? पर तभी ह्योंग बिना ज्यादा देरी करे अपनी बात को कंटिन्यू करता है, तो फिर चलो ठीक है, यहीं से अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। अब ह्योंग की इस बात को सुनने पर योल भी खुशी खुशी एग्री कर देता है। लेकिन जैसे जैसे ह्योंग आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि योल के पास एक सस्पिशियस पर्सन आने लगता है। पर तभी ह्योंग को कुछ याद आता है, जिसकी वजह से वो पलट कर बोलता है, हे योल। तो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक पास्ट मेमोरी के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि एक ग्रुप के सामने आकर बोलता है, मुझे तुम्हारी आंखों में जो दिखता है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर तुम जैसे लोग कुछ करते हो तो हार्ड से हार्ड चीज भी तुम आराम से क्लियर कर लोगे। इतना बोलने के साथ फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को, एंड इतना बोलने के साथ फिर वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करता है, मैं बिल्ड हूँ अरंगदान का एक एग्जीक्यूटिव और मैं अभी ब्लॉक बी के वेटिंग रूम में रहूंगा, इसलिए अगर तुम आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो चलो थोड़ा साथ में चलते हैं। इतना बोलने के साथ बिल्ड ब्लॉक बी के वेटिंग रूम में जाने लगता है एंड यहाँ पर बिल्ड की बातों का असर सभी लोगों पर होने लगता है। जिसके बाद फिर वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे वाह, अरंगदान हमें स्काउट करेंगे। अगर अरंगदान है तो क्या तुम उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो जिसने ट्यूटोरियल लेवल पर पूरे तरीके से दबदबा बना लिया था? एंड देन फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर सेम वही लोग पपिट से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सभी बोल रहे होते हैं, हम लोग गलत थे, वो बर्ड्स नहीं था। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं दूसरा पर्सन मन में सोचने लगता है, हम मुश्किल में हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्यूटोरियल को पार करना तो दूर की बात है, हम यहाँ से जिंदा भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड इतना सोचने के साथ ही वो पर्सन अपने साइड में खड़े हुए प्लेयर को देखने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि योल होता है। एंड अब योल को देखने पर वो पर्सन सोचता है, योल्स की एबिलिटी बहुत ज्यादा सिंपल है कि वो मैजिक को फ्लो करते हुए एनालाइज कर सकता है। खैर इस वजह से ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है क्योंकि ये हर टाइम पीछे रहता है। तो अब इस केस के अंदर इतना बोलने के साथ हम देखते हैं वो पर्सन योल के कॉलर को पकड़ लेता है, जहाँ सबसे पहले योल बोलता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि उस पर्सन ने योल को उन पपेट्स के बिल्कुल बीचों बीच फेंक दिया होता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उन सभी को ऐसे भागते हुए देख योल चिल्लाकर बोलता भी है, तुम सभी ये कैसे कर सकते हो? पर तब तक सभी लोग भाग चुके होते हैं। खैर वापस से हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर योल मन में सोच रहा होता है, ब्लॉक ए के वेटिंग रूम तक मुझे भी बिल्कुल यही लगता था कि मैं वाकई काफी अच्छे लोगों से मिल चुका हूँ। खैर छोड़ो, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या हमें अभी भी कुछ बातें करनी है? जिसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन योल के पास आगे आते हुए बोलते हैं, तुम लोगों ने ये कैसे? लेकिन इस बात को कंप्लीट होने से पहले ही योल बोलने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी काम की बातें नहीं हैं? खैर
खैर मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, पर फिर भी तुम दफा हो जाओ। वैसे भी तुम लोग यहाँ पर मुझे देखने से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबली ऑकवर्ड फील कर रहे होगे, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर घिन आ रही है। चलो बस अब एक ऐसा दिखावा करते हैं जहाँ पर हम सोचेंगे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे जब तक कि ये ट्यूटोरियल राउंड खत्म नहीं हो जाता। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं योल के सामने खड़ा हुआ पर्सन अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन इस चीज की एक्सपेक्टेशंस तो खुद योल को भी नहीं थी। जिसके बाद फिर वो पर्सन वापस से बोलता है, जो पहले हुआ उसके लिए मैं जैसे भी हो सके तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अब तक योल पूरे तरीके से कंफ्यूज हो चुका होता है। हे तुम ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी वो पर्सन वापस बोलता है, बस तुम उसके एक्सचेंज में जो पहले हुआ है उसको सिर्फ राज रहने देना। कुछ देर पहले बल्कि नहीं, जहाँ तक बारीकियों की बात है मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ प्लीज लोगों को जाकर उसे मत बताना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही पूरा ग्रुप योल के सामने झुक जाता है। प्लीज योल ये बातें किसी को मत बताना, हम तुमसे विनती करते हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों को दोबारा से देखने पर योल बोलता है, मुझे सच में नहीं पता कि तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, पर अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम में से किसी का भी चेहरा दोबारा से नहीं देखना चाहता। और इतना बोलने के साथ ही योल पीछे पलटते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रुप के अंदर के सभी लोगों का माइंडसेट अचानक से चेंज होने लगता है। चीजें इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। मैंने बिल्ड को पहले ही बता दिया था कि यूल ने हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अगर उसने किसी दिन गलती से भी कुछ भी गलत कह दिया तो क्या होगा। मैं अरंगदान में जिस पोजीशन के लिए स्काउट किया गया था उसे मैं खो दूंगा। इतना बोलते हुए वो पर्सन अपने साथियों के चेहरे देखता है और एक बदले भरी नजरों से योल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पहली बार उसे छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, हालांकि दूसरी बार ये इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। और वैसे भी शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल एकांत जगह पर हैं जहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए बस मुझे इसे चुपके से अच्छी तरह से खत्म करना होगा। और वैसे भी बिल्ड तो ये जानता भी नहीं है कि यूल दिखता कैसा है। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगता है। मैं ये कहकर इसे संभाल सकता हूँ कि ये अनजान पर्सन बॉस फाइट के अंदर घायल हो गया था या कहीं मारा गया था। इतना बोलने के साथ ही वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को लगभग पकड़ ही लेता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एंट्री होती है अपने ह्योंग की, जहाँ पर वो उस पर्सन के जस्ट पीछे आते हुए बोलता है, ट्यूटोरियल के अंदर अरंगदान एक ऐसा ग्रुप है जो सीधे ब्लू फ्लावर आइसलैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं कि नए प्लेयर्स को वहाँ से चुना जाता है। हालांकि ब्लू फ्लावर आइसलैंड के लोग जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा नखरेबाज होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि वो बुरे पास्ट वाले लोगों के आसपास काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। खैर तुम लोग तो वो भी नहीं कर सकते जो इसने किया था। एंड इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस पर्सन के हाथ पर एक पावरफुल स्लैश लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पर्सन पीछे पलटते हुए बोलता है, हे कौन है वो। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और उसके स्वॉर्ड पकड़े हुए हाथ पर अपना ह्योंग इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश लगाता है कि दूसरे ही पल उसका एक हाथ कट जाता है। एंड इस पेन में वो पर्सन बहुत ज्यादा तेजी से रोता है। लेकिन तभी इस आवाज को सुनने पर योल भी पीछे पलटता है और वो देखता है कि ह्योंग ने एक पर्सन के हाथ को काट दिया होता है, जहाँ पर वो पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मेरा हाथ गया। पर वहीं दूसरी ही तरफ ह्योंग शांति से खड़े होकर मन में सोच रहा होता है, अगर मेरी चलती तो मैं शांति से ब्लॉक बी की ओर चला जाता। लेकिन ये जानने के बाद कि यूल को उसके टीम के मेंबर्स ने बीच रास्ते में धोखा दिया था, मैं कांप गया और मुझे लगा कि मुझे बीच में जरूर से पड़ना चाहिए। बल्कि नहीं, जो मैंने योल में देखा उसमें मुझे किसी की झलक नजर आई, मेरा छोटा भाई, जिसके पास अपने साथियों के स्वॉर्ड को अपनी पीठ पर लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं छोटी सी पास्ट मेमोरी को, जहाँ पर ह्योंग का छोटा भाई जुनवू वो अपने घुटनों के बल पर बैठा होता है एंड उसकी चेस्ट और कमर को मिलाकर उसके अंदर लगभग 5 तलवारें गड़ी होती हैं। खैर वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हाथ कटे हुए पर्सन के टीम के मेंबर्स मन ही मन सोचने लगते हैं, वो कितनी देर से यहाँ पर है, ये सोचकर कि किसी ने भी अभी तक उसे देखा भी नहीं। कितनी हैरानी होती है कि अब तक उसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। ये तो सच में एक प्रो पर्सन है। लेकिन तभी वहीं हम देखते हैं अपने ह्योंग को, जो कि नाइफ को आगे करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर किसी के पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत है तो तुम्हें कम से कम अपनी एक कलाई खोने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। लेकिन इन बातों को सुनने पर उस टीम लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हाथ के साथ ऐसा करने की, मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं वो पर्सन सोर्ड को उठाते हुए ह्योंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोर्ड ह्योंग के पास से गुजरती है, ह्योंग अचानक से उस पर्सन के हाथ को पकड़ लेता है और घुमा देता है। अरे वाह, ये काफी अच्छा ट्राई था। लेकिन तभी इतना बोलने के साथ ह्योंग सीरियस होते हुए बोलता है, चलो अब मैं ये बिल्कुल मेक श्योर करूंगा कि तुम अगली बार से चलने लायक भी ना रहो। लेकिन तभी इस टीम लीडर के सभी मेंबर
मेंबर्स ह्योंग से बोलने लगते हैं, हे तुम रुक जाओ, ये कैसी बात है, तुम्हारा तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है, तो आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो। जिस बात को सुनने पर फिर ह्योंग जवाब देता है, तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो, इसलिए मुझे भी वैसा करने से कोई नहीं रोक रहा। एंड अब इस बात को सुनने पर वो पर्सन बिल्कुल शांत खड़े हो जाता है। लेकिन तभी ह्योंग बोलता है, चलो अब अपने वेपन्स को नीचे रख दो। लेकिन वहीं वो टीममेट्स ह्योंग की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, जिस चीज को देखने पर ह्योंग उस टीम लीडर के हाथ को ट्विस्ट करते हुए बोलता है, मैंने कहा अपने वेपन्स को नीचे रख दो। एंड इस ट्विस्ट की वजह से टीम लीडर की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। हे तुम उन्हें रखते क्यों नहीं, प्लीज उन्हें नीचे रख दो। और अब टीम लीडर की बात सुनने पर सभी लोग अपने वेपन्स को नीचे गिरा देते हैं और फिर सभी लोग ह्योंग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, हे प्लीज अब तुम केन को छोड़ दो। लेकिन वहीं अपना ह्योंग एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, अरे इडियट्स। और तभी स्टार्ट होता है अपने ह्योंग का टॉर्चर, जहां पर सबसे पहले अपना ह्योंग केन को नीचे गिरा देता है और उसके हाथ को तोड़ने में लग जाता है। पर इतना ज्यादा पेन होने की वजह से बेचारा केन तो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस चीज को देखने पर केन के सामने खड़े हुए टीममेट्स बोलते हैं, हे तुम ये क्या कर रहे हो। पर वहीं हम देखते हैं फ्लैश की स्पीड से ह्योंग का एक अटैक उस टीममेट की तरफ भी पड़ता है और सीधा जाकर उसके फेस पर पंच लगता है। और तो ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सिर्फ एक अटैक की वजह से उस पर्सन का पूरा जबड़ा टूट जाता है। लेकिन अब इस चीज को देखने पर बाकी खड़े दो टीममेट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से बेचारे नादान लोग ह्योंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सो वेल अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं अपना ह्योंग दोनों प्लेयर्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर तभी वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिक और स्पीड दोनों ही पूरी तरीके से बूस्ट अप हो जाती हैं। जिसके बाद पलक झपकते ही वो उन सभी प्लेयर्स पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ उन प्लेयर्स को अपनी ह्योंग की स्पीड का पता भी नहीं चलता और वो दोनों के दोनों ही खुद घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ह्योंग सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, वो तुरंत पीछे की तरफ घूमता है और दोनों के दोनों प्लेयर्स के फेस पर पंच कर देता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों प्लेयर्स ही वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और ये सभी कुछ देखने के बाद योल पूरे तरीके से सदमे में चले जाता है। मैं ये जानता था कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग पावरफुल होगा। पर तभी अपना ह्योंग यूल के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हो। खैर छोड़ो, अब तुम थोड़ी अच्छी जिंदगी जियो और अब इन लोगों के मामलों से थोड़ा सा सावधान रहना। अब इस बात का जवाब देते हुए योल कुछ बोल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं ह्योंग वहाँ से जाने लगता है और ह्योंग को ऐसे जाते हुए देख योल चिल्लाते हुए बोलता है, शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया ह्योंग, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि एक दिन मैं ठीक तुम्हारे जैसा बनूं। पर तभी इतना सुनने के बाद हम देखते हैं अपना ह्योंग पीछे पलटता है और वो फिर योल से बोलता है, तुम प्रीजिया के अंदर फ्लावर गार्डन को विजिट करो। लेकिन इस बात को योल बिल्कुल ठीक वैसे ही नहीं समझ पाता जैसा कि हम लोग भी नहीं समझे। लेकिन तभी ह्योंग अपनी बात को वापस कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इतना बोलने के साथ ही ह्योंग फाइनली योल को अलविदा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक से ह्योंग की बात को सोचने पर योल बोलता है, उसने प्रीजिया के फ्लावर गार्डन की बात कही है ना। और इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं योल के चेहरे पर एक अलग ही लुक आ जाता है। खैर तभी अपना वापस से सीन शिफ्ट होता है उन सभी प्लेयर्स पर जो कि काफी ज्यादा जख्मी होते हैं या लगभग आगे बढ़ने की उम्मीद को छोड़ ही चुके होते हैं। पर वहीं उन सभी पर्सन्स में से एक बहुत अलग तरीके से स्माइल करता है और फिर वो बोलता है, क्या तुम इसे देखोगे, अरे अरे सोना बंद भी करो, अब उठ भी जाओ। इतना बोलने के साथ ही वो लाल बाल वाला पर्सन अपने साथी को उठाने लगता है और उबासिया मारता हुआ उसका साथी भी उठ जाता है। यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, फिर से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी इस बात को काटते हुए लाल बाल वाला पर्सन बोलता है, क्या तुमने देखा कि पहले क्या हुआ था। जिस पर वो आधा सोता हुआ पर्सन बोलता है, हैं क्या हुआ था। खैर वापस से लाल बाल वाला पर्सन सभी चीजों को एक्सप्लेन करता है। वो लोग जो कि काफी ज्यादा एक्साइट होते हुए घूम रहे थे कि उन्हें अंगदान में लिया जाएगा, उन बेचारों के साथ तो एक मजाक हो गया है ना। लेकिन इस बात को सुनने पर सामने वाला पर्सन बोलता है, उनके बेमतलब कंधे उचकाते हुए देखने के बाद हमें ये सोच ही लेना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। खैर मुझे पता था कि एक दिन उन्हें कोई ना कोई टक्कर का जरूर से मिलेगा और उनकी हालत खराब हो जाएगी। खैर वैसे भी वो ऐसे लोग नहीं थे जिन पर मेरी नजर पड़ती। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लाल बाल वाला पर्सन सामने बैठे हुए पर्सन को एक झटका देता है। क्या तुम्हें पता है उन सभी को एक अकेले पर्सन ने मार दिया। और फिर तभी इतना सुनने के बाद इस पर्सन को लगता है एक बहुत बड़ा झटका। रुको, क्या अकेले? हाँ, ब्लॉक ए के टॉप करने वाले ने, जैसे कि उसने अकेले ही सोलो प्लेयर रहकर ब्लॉक ए को कंप्लीट किया है। और अब इतना सुनने के बाद वो पीले बाल वाला पर्सन बोलता है, क्या ऐसे टाइम पे ये तो बिल्कुल कमाल का है। लेकिन तुमने कहा था कि उसने आंगदान के कुछ लोगों की पिटाई की, तो क्या इसका मतलब उन नीले और सफेद कपड़े वालों ने गुस्सा नहीं करा। जिस पर लाल बाल वाला पर्सन बोलता है, अरे अरे मैं बिल्कुल तुम्हें साफ करके बताऊं तो वो सिर्फ एक कैंडिडेट था, तो इसलिए मैं सोच रहा था मेरे साथ टीम
टीम बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके सोलो प्लेयर होने का मतलब है कि वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सच में उसके जैसा कोई भी नहीं है। एंड अब इस बात को सुनने पर पीले बाल वाला पर्सन सोच में पड़ जाता है। ठीक है, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, क्योंकि हमें नीले और सफेद कपड़े वाले लोगों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अब इस चीज को सुनने पर लाल बाल वाला पर्सन बोलता है, हे तुम कब से ऐसी चीजों की फिक्र करने लगे? हाँ वैसे तुम कह तो सच रहे हो। लेकिन तभी लाल बाल वाला पर्सन वापस से बोलता है, खैर क्योंकि अब मैं एक बार उससे पक्का करने जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जिस पर पीले बाल वाला पर्सन बोलता है, हाँ वैसे ये बुरी आदत है। अच्छा तो फिर ठीक है, क्या तुम नहीं जा रहे हो? लेकिन तभी ना सुनने के बाद वो पर्सन खड़े होते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे इस तरीके की चीजें तुमसे ज्यादा पसंद हैं? एंड फिर तभी हम देखते हैं अपना सीन शिफ्ट होता है सिस्टम पर, जहाँ पर सिस्टम बताता है ब्लॉक बी का ट्रायल लगभग स्टार्ट होने वाला है, और वैसे भी ब्लॉक बी के अंदर 4 रास्ते हैं, तो प्लीज एक को चुनो और उसे पार करो। जिसके बाद हम देखते हैं अपने ह्योंग को, जो कि ठीक उन 4 दरवाजों के सामने खड़े होता है। दरवाजों को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जितना तुम राइट की साइड जाते रहोगे डिफिकल्टी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। मेरे भाई ने ब्लू कलर का दरवाजा चुना था, जो कि राइट से थोड़ा ज्यादा दूर है। और फिर तभी हम देखते हैं जनवू बताने लगता है, मैंने अपने साथियों के साथ आराम से काम करने का फैसला किया और पिछली जगह के मुकाबले एक आसान जगह चुनी, क्योंकि ब्लॉक ए मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद मेरे भाई ने ट्यूटोरियल के रहस्य का पता लगा लिया और उसे उस टाइम पर लिए गए फैसले का अफसोस बहुत जल्द हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉक बी में जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हें मिल सकती हैं, पर वो डिपेंड करती हैं कि तुमने कौन से कलर का दरवाजा चुना था। चलो ठीक है, अब इन सभी चीजों को नजर में रखते हुए मैं ब्लैक डोर को चुनूंगा, क्योंकि मुझे जरूर से उस बैटोरी वैम्पायर डैगर को लेना ही होगा। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं ह्योंग ब्लैक दरवाजे को ओपन कर देता है और सिस्टम से भी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, तुम ब्लैक रूट के अंदर एंटर कर चुके हो। सबसे पहले तुम्हें इस तालाब को पार करना होगा और सक्सेसफुली सेफली बाहर निकलना होगा। जहाँ फिर हमें बताया जाता है इस तालाब के बारे में, ये च्योंगजोंग सोंग का पॉन्ड है। ये एक ऐसा तालाब है जो तब बना था जब जाइंट मिमीरू ने गलती से पानी गिरा दिया जिसे वो लेकर जा रहा था, और अब ये तालाब जिंदा चीजों के रहने के बिल्कुल लायक है। खैर तभी फिर उसके बाद हम देखते हैं अपना ह्योंग एक पत्थर को पैर से ठोकर मारते हुए उस तालाब के अंदर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर उस पानी के अंदर गिरता है हम देखते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इन चीजों को देखने पर ह्योंग बोलता है, ठीक है मैं जानता था ये पानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस वाटर की डेंसिटी और वाटर प्रेशर आम पानी से बिल्कुल अलग है। आम आदमी तो इस पानी में पूरे तरीके से क्रश हो जाएगा। अब इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं ह्योंग बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसे वापस से व्हाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक लाइनिंग्स दिखने लगती हैं, और साथ ही में दीवार पर एक अजीब सी क्रैक भी, जिसे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे ह्योंग प्रेस कर देता है। लेकिन जैसे ही वो वॉल पर प्रेस करता है हम देखते हैं कि अचानक से एक सीक्रेट टनल अपीयर हो जाती है, और उसे देखने पर ह्योंग बोलता है, ठीक है अब मुझे यहीं पर जाना है। जिस पर फिर सिस्टम भी ह्योंग को बताता है, तुमने एक हिडन एरिया को डिस्कवर कर लिया है जो कि फायर एंड आइस का रूम है, और इसकी वजह से तुम्हें 300 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब तुम डंजन के अंदर एंटर कर चुके हो। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से आगे बढ़ते हुए ह्योंग एक जगह रुककर बोलता है, ठीक है मैंने ढूंढ लिया। और ह्योंग की नजरें पड़ती हैं सामने लगे हुए एक अजीब व्हाइट से पाउडर पर, जहाँ पर हमें बताया जाता है यह व्हाइट मॉस। कहा जाता है कि हालांकि ब्लैक रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किलों से निपटने के लिए कई सारे तरीके भी हैं। उनमें से एक थीम व्हाइट मॉस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये व्हाइट मॉस एक जादुई दवाई की तरह है जिसके अंदर चांद की आत्मा होती है। इसलिए कहा जाता है कई सारे एनिमल्स तो इसे अपना फूड सोर्स भी मानते हैं। खैर क्योंकि ये इंसानी फूड के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे खाने पर कोई भी इसके एनर्जी को नहीं निकाल पाएगा। और इससे भी बदतर ये है, कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर शरीर इसे पेट के दर्द के रूप में रिजेक्ट कर देता है, और इसी वजह से कई सारे प्लेयर्स जो कि डंजन्स को खोजते हैं वो इस सफेद मॉस से दूर रहते हैं। खैर ये एक तरीके से सीक्रेट भी है, क्योंकि मेरे भाई ने भी खुद इसे बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में जाकर डिस्कवर किया था, और वो ये था कि इस व्हाइट मॉस को कई सारे इंग्रेडिएंट्स में मिलाने के बाद खाने के लिए आराम से तैयार किया जा सकता था। कई सारे इंसेक्ट और जानवर जो कि इस व्हाइट मॉस को अपना खाना मानते हैं, उनका शरीर इतने अलग तरीके से डेवलप हुआ कि उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी बाहर निकलती है ताकि वो चांद की एनर्जी को आराम से सोख सकें। इस तरीके की हीट उनके हार्ट से शुरू होती है ताकि वो उनके फायर के एट्रीब्यूट्स को जगा सके। लेकिन वहीं अदर हैंड उस व्हाइट मॉस के अंदर खुद भी ऐसे गुण होते हैं जो कि कहीं तो खुद वो आइस के ही गुण होते हैं, और वहीं वही एट्रीब्यूट्स खुद वाटर के भी होते हैं। चलो ठीक है, हर्ट और व्हाइट मॉस को अगर मैं दोनों को एक ही टाइम पर मिलाकर यूज करूं तो उन दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स मिलाकर तो वो मिलकर एक बेहतर रूप से काम कर पाएंगे और एक काफी ज्यादा हाई एट्रीब्यूट वाली मेडिसिन बना देंगे जो कि मेरी स्ट्रेंथ, मसल्स, यहाँ तक कि बोन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। खैर एक इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर
कमजोर होती है, ये आसानी से बीमार हो सकता है, टूट सकता है या फट भी सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना ह्योंग ये सभी कुछ सोच रहा होता है, पर वहीं दूसरी ही तरफ एक इंसेक्ट उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क और ड्यूरेबल मसल होने से मेरी बॉडी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका है जिससे मेरे लिए लड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं अपना ह्योंग अचानक से नाइफ को बाहर निकालते हुए पीछे पलटता है और फुल स्पीड के साथ उस नाइफ को थ्रो कर देता है, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर होता है एक जाइंट इंसेक्ट। और तब जाकर ह्योंग बताता है, मुझे अपनी बॉडी को बदलने के लिए व्हाइट मोस और किसी इंसेक्ट के हर्ट की जरूरत होगी। तो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेड सेंटीपीड को, जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है ये एक सेंटीपीड है जो कि व्हाइट मोस पर डिपेंड रहता है सिर्फ खाने के लिए। सी केव में रहने की वजह से इसकी आंखें काफी ज्यादा कमजोर हो गई हैं, लेकिन इसके बाकी के सेंसेस बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी अपने यूजुअल खाने के बदले मीट खाना काफी ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ह्योंग का सिस्टम नोटिफाई करते हुए बताता है एक फायर टाइप मॉन्स्टर आ चुका है, ये तुम्हारे लिए एक हिडन क्वेस्ट है। फ्रोस्ट और फायर के कमरे के अंदर कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स हैं जो व्हाइट मोस को खाने के लिए यूज करते हैं। अगर ये सभी मॉन्स्टर्स डंजन के बाहर घूमने लगे तो चांसेस हैं कि बाहर का इकोसिस्टम पूरे तरीके से गड़बड़ा जाएगा। प्लीज आपसे जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स को यहीं पर खत्म कर दो। अब तुम जितने भी मॉन्स्टर्स का शिकार करोगे उसके हिसाब से तुम्हारे रिवॉर्ड्स अलग अलग होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उस रेड सेंटीपीड को जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी ह्योंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन शार्प सेंसेस होने की वजह से और फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से ह्योंग उसके अटैक को डॉज करने में सक्सेसफुल हो जाता है और साथ ही साथ उस पर काउंटर अटैक भी कर देता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है ये तो काफी ज्यादा सॉलिड है, नॉर्मल अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी बाहर की लेयर है वो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। भले ही जो मेरा पहले वाला नाइफ है वो गलती से इसके अंदर चला गया है, पर फिर भी वो उसके ज्यादा अंदर तक नहीं गया और उसे बाहर निकालने की कोशिश करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास रेड सेंटीपीड के स्टेमिना लेवल को पता करने का कोई भी तरीका नहीं है। और तो और साथ ही मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये डंजन कितना ज्यादा गहरा है, तो मुझे जल्दी से जल्दी इस डंजन को कंप्लीट करना होगा। इतना बोलने के साथ ही ह्योंग वापस से अपनी ड्रैगन आइज को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसे अपने सामने खड़ा हुआ रेड सेंटीपीड पूरे तरीके से लाइनर्स में दिखने लगता है, वापस से व्हाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक लाइनिंग्स और साथ ही साथ रेड सेंटीपीड का वीक पॉइंट भी। चलो मैंने उसे ढूंढ लिया। इतना करने के साथ ही वो रेड सेंटीपीड वहां से जाने लगता है, लेकिन अपना ह्योंग पेशेंटली खड़े होकर बोलता है मुझे बिल्कुल सही टाइम पर स्टैब करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से रेड सेंटीपीड वापस से घूमते हुए अपने ह्योंग की तरफ स्पीड में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वापस से फास्ट रिफ्लेक्शन होने की वजह से ह्योंग जल्दी से उस मॉन्स्टर के सर पर हाथ रखता है और एक जंप लगाते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ जाता है। नाइफ वापस से काफी ज्यादा स्पीड में ऊपर जाता है, स्पिन होते हुए नीचे आता है एंड तभी स्टैब। जिसके बाद हम देखते हैं फाइनली फुल्ली फोर्स के साथ ह्योंग उस पर अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है, पर तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है रुको, एक इनर शील्ड। जहां पर हम देखते हैं रेड स्टैंड, जहां पर हम देखते हैं इस क्रीचर के अंदर भी एक शील्ड होती है और फिर उसके बाद मॉन्स्टर भी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे ह्योंग के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और थोड़े से नजर हटने की वजह से ह्योंग भी इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ह्योंग जाकर एक दीवार से टकराता है, जिस पर जल्दी से सिस्टम नोटिफाई करता है आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्टन हो गए। एंड हम देखते हैं फेस मास्क के अंदर ह्योंग की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके मुंह से ब्लीडिंग होती है। सिस्टम वापस से नोटिफाई करता है आपको अंदरूनी चोट लगी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्टन हो चुकी है। उस रेड सेंटीपीड का वेनम आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से आप जहरीले हो चुके हो। अब इस टाइम पर आकर ह्योंग पूरे तरीके से टूट चुका होता है। वो बताता है मेरी 4 चीजें टूट चुकी हैं और 2 फ्रैक्चर स्पाइन के ऊपर हो चुके हैं और तो और जो मेरे लेफ्ट आई की वीन है वो भी फट चुकी है। इतना बोलते हुए ह्योंग अपनी आंखों को बंद करता है, लेकिन तभी वापस से उसकी आंखें ओपन होती हैं और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपका कोल्ड ब्लडेड नेचर आपको कंपोज रखेगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा देर तक शॉक्ड स्टेट में नहीं रहेंगे और आप एक शॉक टॉलरेंस को डेवलप कर लोगे। चलो अब आप ज्यादा देर तक पॉइजन नहीं रहोगे, क्योंकि आपके अंदर जहर को सोखने की एबिलिटी आ चुकी है। एंड इतना सुनने के बाद हम देखते हैं ह्योंग वापस से अपने नाइफ को उठा लेता है और सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है आपने एक न्यू स्किल को लर्न किया है, जो कि है फिजिकल रेजिस्टेंस। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना होश नहीं खोता, आपने अब अच्छे से समझ लिया कि आप में सहने की शक्ति और पक्का इरादा है। जिसके बाद वापस से हम देखते हैं कि वो रेड इंसेक्ट ह्योंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रखा होता है, पर तभी सिस्टम वापस से नोटिफाई करता है तुमने एक और स्किल को लर्न किया है, जो कि है विल टू फाइट। और तभी हम देखते हैं ह्योंग काफी ज्यादा स्पीड में उस रेड सेंटीपीड के मुंह के ऊपर अपने
अपनी नाइफ को स्टैब कर देता है। खैर ये सभी कुछ करते हुए ह्योंग फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, लेकिन तभी बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट करे वो मॉन्स्टर के अटैक को काउंटर कर लेता है और फिर वो बताता है इस जॉइंट के ऊपर बस एक ही जगह है जहाँ पर हार्ड शेल नहीं है। और तभी इतना बोलने के साथ ही नाइफ वापस से हवा में जाता है और तुरंत ही पावरफुल अटैक वो है इसका बेली एरिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ह्योंग जरा सा भी बिना घबराए हुए उस सेंटीपीड को बीच से चीरना स्टार्ट कर देता है। ब्लड उसके फेस पर गिरने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और वो सेंटीपीड की बॉडी के अंदर स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है। चारों तरफ शांति हो चुकी है क्योंकि अपने ह्योंग ने उस सेंटीपीड को फाइनली टेक डाउन कर दिया होता है। जिसके बाद वो पलटते हुए उस सेंटीपीड को देखता है जहां पर पहले तो रेड सेंटीपीड की आंखें खुली होती हैं, लेकिन देखते ही देखते वो पूरे तरीके से बंद हो जाती हैं। और इतना करने के साथ ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने रेड सेंटीपीड को सेफली मार दिया है। आपने ऐसी चीज का शिकार किया है जिसका शिकार आमतौर पर नहीं किया जा सकता, जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं ह्योंग को जो कि फर्स्ट टाइम अपने मास्क को ऊपर करते हुए आगे रेंगना स्टार्ट करता है और देखते ही देखते वो उस व्हाइट मोस को हाथ में उठा लेता है और तो और उसे खा भी लेता है, जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर अलग तरीके की एनर्जी डेवलप होती है एंड अब वो दिखने में भी पहले से काफी अच्छा लगने लगता है। लेकिन तभी अपने ठीक होने के साथ ही वो वापस से नाइफ को लेके आगे बढ़ता है उसी रेड सेंटीपीड की तरफ को, जिसके बाद चारों तरफ फिर से खून ही खून और फाइनली अपने ह्योंग के हाथ में उस रेड सेंटीपीड का हर्ट होता है। जिसके बाद वो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपना मुंह खोलता है और हाँ उसे खा लेता है। खैर अब हम यहाँ पर अपने ह्योंग की हालत देखते उससे पहले ही सीन शिफ्ट होता है एक पर्सन की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं बिल्ड को जो कि अपने टीम मेंबर से बोल रहा होता है तुम दोनों के दोनों ऐसे क्यों हो। हम वापस से देखते हैं उन्हीं दोनों पर्सन्स को जिन्हें अपने ह्योंग ने बहुत बुरे तरीके से मारा होता है। क्या मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और तुमने मेरे खाने के साथ गड़बड़ भी कर दी। खैर छोड़ो, मुझे लगता था कि मैंने कुछ अच्छे लोगों को रिक्रूट किया है। किस बंदे में इतनी हिम्मत है कि वो इन्हें तंग कर सके जबकि उसे पता हो कि वो आरांगदान की प्रोटेक्शन में है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि वो हमें सच में कमजोर समझता है। अब यहाँ पर ये सभी कुछ सोचने के बाद बिल्ड बोलता है तुम कह रहे हो कि वो कोई एक ऐसा पर्सन था जिसने व्हाइट मास्क पहना था। जिसका जवाब देते हुए पीछे वाला पर्सन बोलता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है एक मास्क। इतना बोलने के साथ ही अचानक बिल्ड पीछे की तरफ घूमता है और फिर से सोचने लगता है अभी के लिए बस मुझे उसे ढूंढना होगा। एंड ये सभी कुछ बोलते हुए बिल्ड की आंखों में नफरत की चमक होती है। और एंड वेल इसी के साथ हमारी आज की 3 वीडियोस खत्म होती हैं। आई होप आपने वीडियोस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल 3 और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।